मैडम हमारी ना ऑफ भी वीक है, तो हम इसके बाद हम अपनी ऑफ स्टार्ट कर दें। ये मैथ सॉरी, वाला मुझे एक कर लेते हैं। आप फिर से पूछो, आवाज नहीं सही आई। मैडम मैं कह रही हूँ कि हमने गायनी कर ली है, तो हम अपनी ऑब्स्टेट्री जो ऑप्स हमारा है ना वो वीक है, उसकी स्पेशली मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। ज्यादा टॉपिक्स, क्योंकि हर कोई गायनी गायनी करता रहता था, जी। तो हमने आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट किया कि हमने ज्यादा गायनी के टॉपिक्स कवर किए हैं। वी शुड स्टार्ट डूइंग ऑब्स नाउ। और ऑब्स्टेट्रिक्स बहुत आसान है, उसकी 2-3 क्लासेस में ही आप लोगों को समझ में आ जाना है कि सारे केसेस को किस तरह करना है। किसी ने चैट में लिखा हुआ है कि लोगों ने फर्स्ट टाइम जिसने थ्योरी की है एंड दे नीड अ बिट ऑफ गाइडेंस, उसकी एक क्लास अलग रख लूंगी, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है, एक हमारा स्टार्ट हुआ हुआ है स्केड्यूल पूरा, और हम वो कवर करते जाए। क्योंकि हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट और प्रिपेयर किस तरह से करना है, आई थिंक उसका ड्यूरिंग द वीक डे एक क्लास रख लेती हूँ बिफोर नेक्स्ट संडे, ताकि जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम तैयारी शुरू करनी है उनको फिर पता लग जाए कि किस तरीके से स्टार्ट करना है और क्या है सारा हिसाब किताब। ठीक है इरम, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर देना एंड देन वी कैन डिसाइड फॉर अनदर डे। बहुत आसान है, उसकी भी छोटी छोटी टिप्स हैं। वैसे तो वही बात है कि हर चीज मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए, एंड इट्स ऑल द टाइम्स अवेलेबल। लेकिन कई दफा लाइव सेशन में और लाइव क्लास में जो है ना, वो ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर रहता है। और कई क्वेश्चंस होते हैं या कोई चीज ऐड करनी होती है, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो आई थिंक एक लाइव सेशन रख लेंगे, स्पेशली फॉर दोस्त जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे होंगे, कि हाउ आर दे गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और लास्ट डे पे उन्होंने क्या करना है स्पेशली, और आखिरी हफ्ता या उसकी तैयारी में उनकी क्या क्या चीजें शॉर्टलिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस जिससे वॉलंटियर करना है, मैं मेरी कोशिश होती है ज्यादा ज्यादा लोग क्लास में एक साथ वॉलंटियर्स हो, ताकि हम डिफरेंट सिनेरियोज उस टॉपिक से रिलेटेड करके कवर करते जाएं। ठीक है, वो हम देख लेंगे। सॉरी, एक मिनट। ओके, चलो ओके। सो जी, और कुछ अभी किसी ने कोई केस देखा हो, कोई क्वेश्चन करना हो, कोई क्वेरी हो, तो वो हम कर लेते हैं। फिर हम आज का टॉपिक कर लेंगे फिर जी। ठीक है, चलें। सो आज हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, तो तस्मिया तो मुझे नजर आ रही हैं, और सानिया मेरा ख्याल है यस आए हैं मैम। दोनों, आई थिंक। गुड। सो ठीक है, पहले सानिया कर ले, क्योंकि तस्मिया पहले भी बड़ी दफा कर चुकी हुई है ना, और सानिया ने पहले वॉलंटियर किया था। सानिया, आपके पास कोई सिनेरियो है? जी मैम। जी बताइए। गुड। इट्स ऑलवेज तो बेटर इफ यू मैम आप ब्रिंग योर ओन सिनेरियोज, वेरी फ्रेंकली। ठीक है, आपके सिनेरियो से ये होता है कि जरा आपका अपना भी काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बट चलो मैं आपको बता देती हूँ। क्विकली करेंगे हम। यूवी प्रोलैप्स का हमने करना तो है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, बट हम 2-3 सिनेरियोज उससे रिलेटेड कवर करेंगे। तस्मिया और सानिया के अलावा किसी और ने भी वॉलंटियर करना हुआ तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। सो सानिया, आपका सिनेरियो ये है कि पेशेंट इज 36 years of age, and she is here with something coming out of vagina for last 2 years, and she is para 3 with previous all SVDs. How are you going to manage? मैम स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लें इसकी। स्ट्रक्चर डिस्कशन। मैं अस्सलाम सबको म्यूट वालेकुम। कर रही हूँ, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लेना जिसका बोलना। जी। अस्सलाम वालेकुम। मैम आ रही है आवाज? जी, आवाज आ रही है, आप शुरू करें। Assalamu alaikum. I'm Dr. Sania, one of the exam candidate. I have read the scenario and I'm ready for the structured discussion. First of all, I will do the mutual introduction and confirm the biodata of my patient and ask about her missing information, which include her education, occupation she is married for, and her and the last child born, any antenatal, intrapartum, and postpartum complication, which include especially any instrumental delivery, any macrosomic baby, and history of shoulder dystocia, and also then I will confirm her last menstrual period. Then I will ask about the her presenting complaint, as she is presented with the something coming out of the vagina, and I will ask about its duration, its severity, and impact on quality of life, and whether it is progressing or is reducible or not reducible. Then I will ask about the associated symptom, including the abdominal mass, any history of feeling of abdominal mass, any discharge, any bleeding, and then also the pressure symptoms and history of dysuria, any bowel symptom,
symptoms also. Then after these and last visit to the doctor, any investigation done so far, any medication taken so far. Then I will ask about the past gynecological history, which include the menstrual cycle, regularity, any intermenstrual postcoital bleeding, any history of pap smear, any history of contraceptive method she is using, and any pap smear, a history of endometrial biopsy done or not. Then I will ask about the past medical history in her or in her family, which include her blood pressure, sugar, any history of asthma, TB, any history of renal disorder, liver disorder, any cardiac disorder, any history of cancer, and any history of thyroid. Then I will ask about the past surgical history and her diet, and about the lifestyle, and history of smoking, and any other use of any other recreational drugs. And then I will ask about the socioeconomic history, any support from the family, and the drug allergy. Then after the history, I will do the examination of my patient. Ma'am, should I proceed? जी Hello? जी, आप कंटिन्यू करें। जी जी। Then I will do the examination of my patient. I will check her BMI by calculating her height and weight, and then check the vitals, which include the BP, pulse, temperature, and respiration. Then check for the pallor and the jointness, and check the thyroid, and do the breast and chest and cardiovascular examination as per routine. Then I will do the abdominal examination, in which I will check any pain and tenderness, and check for the any abdominal mass. And then I will do the local examination to check the general health of the vulva, vagina, and check for the prolapse, and check for any presence or absence of any ulcer and discharge and bleeding. Then I will reduce the prolapse if it is present outside, and do the sterile speculum examination to check the general health of the cervix and the vaginal wall, any presence of bleeding, and any mass. Then I will do the bimanual examination, in which I will check the uterine size, its mobility, its tenderness, and its position, and any fornicial fullness. After the examination, I will do the investigations. Should I proceed, ma'am? हाँ जी, आप इन्वेस्टिगेशंस भी मांग लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। जी, Okay, गुड। ma'am. Then I will do the investigations of my patient. First of all, I will do the baseline investigation, which include the complete blood count with date, in which I will check the hemoglobin level, total leukocyte count, and platelet count, blood group with Rh factor, and random blood sugar. Then I will check the serum virology, in which I include the hepatitis B surface antigen, anti-HCV, anti-HIV, and midstream urine analysis, in which I will check the midstream pus protein and sugar. Then I will do the specific investigation, which include the abdominal pelvic ultrasound, in which I will check the endometrial thickness, myometrial echogenicity, any adnexal pathology. Then after this, I will go over. I will also check for the kidney, ureter, and bladder ultrasound, and then I will manage my case accordingly. गुड। और कुछ? Ma'am, further investigations and management depends upon ultrasound findings and the examination findings. ऑल राइट, ग्रेट। मैंने इसलिए आपको एक दफा सारा कवर करने दिया है क्योंकि यू वर डूइंग गुड, और आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, विच इज वेरी वेरी गुड। इसको जाहिर है और इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी तक अगर आप अच्छी मैनेजमेंट कर लोगे तो पास जरूर हो जाओगे। Inshallah. लेकिन ऑफ कोर्स इंशाल्लाह और ज्यादा अच्छा करने के लिए और भी बेहतर होता है, लेकिन ये है कि बट अभी तक इट्स गोइंग फाइन। मैनेजमेंट पे हम आगे देखते हैं कि क्या करोगे। सो अभी मैं आपको दोबारा से इसकी इम्प्रूवमेंट एंड पे बताती हूँ। लेट्स प्रोसीड विद द मैनेजमेंट, और फिर हम एज अ होल पूरा केस दोबारा कर लेंगे, ठीक है सानिया, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट का हमें पता लग जाए। अभी तक आपने Okay. टोटल तकरीबन 4 से 5 मिनट्स लिए हैं सारा प्रेजेंट करने में, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ स्ट्रक्चर डिस्कशन, और एक कंप्लीट है तो उसके लिए ये एक परफेक्ट टाइमिंग है। सो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर आप मेरे से पूछो तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, हीमोग्लोबिन उसकी 9 है, बाकी प्लेटलेट सारा कुछ ठीक है। बीएसआर उसकी 92 है, वायरल मार्कर्स नेगेटिव हैं, इस यूरिन में 8 to 10 पस सेल्स हैं, और केयू भी उसका अवेलेबल नहीं है। अब आप उसका हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसीड? I will approach my patient empathetically and tell the diagnosis that she has ma'am UV prolapse की degrees. इसमें थोड़ा सा यही बता देती हूँ, जहां जहां आपको इन्वेस्टिगेशंस ऊपर नीचे मिले वहीं वहीं उनकी इलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशंस मांग लो। जैसे जी HB9 है तो उसको डिटेल्स ma'am. मांग लो, RBC इंडिसेस वगैरह। उसके अलावा अगर उसके पास सेल्स आ गए हैं तो मिड स्ट्रीम यूरिन या उसका कल्चर मांग लो, राइट? Yes ma'am. वो भी तो सारे इंपॉर्टेंट है ना। चलो ठीक Ma'am. है, सो यहीं पे मांग के एकदम से मैनेजमेंट में नहीं चले जाना। हमेशा जी जब भी मैनेजमेंट बोलने लगो तो आपने बोलना है
कि my management depends on the investigations that I don't have, या I would like to complete my investigations first. ठीक है, तो चलो Yes. शाबाश मांग लो। हम्म, I will first complete my investigation, which include as my patient is presented with moderate anemia. I will know. I want to know the red cell indices, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक हाइपोक्रोमिक है। and then, ma'am, any peripheral smear or ferritin level. लो है वो भी। Okay, ma'am. And then she has 8 to 10 pus cells. Then I want to know the culture and sensitivity report. चलो कल्चर अभी अवेलेबल नहीं है। Okay, ma'am. Now I will proceed for the management, and I will approach my patient empathetically and tell the diagnosis that she has having a uterovaginal prolapse, and then I will categorize when it is a first degree or second degree or third degree, and if there is then I will involve the multidisciplinary team for her management, which include my consultant gynecologist and the consultant gynecologist as me. Then I can involve about the anesthetist and my senior staff. Then I will approach for the management, and I will tell first of all I will counsel about the lifestyle modification, which include the cessation of smoking, and also the dietary modification and loss of weight, and the proper exercise and reduction in the weight lifting. Then I will do as my patient is young, and she is 36 years of age, and she is para 3. I will also ask about the fertility desires of my patient, and first of all I will do for the conservative management, which include the pessary insertion, and it is a good prognosis, but also it has some implications of which and some complications after the insertion, which include the infection and in discharge, and also the fistula formation. But initially the conservative management is good, and I will insert the pessary for the conservative management, and I will also call for the follow up on after insertion. Hello. ठीक है। I will call for the follow up after insertion, and check whether the patient symptoms are improving or not, and then she can continue with the pessary, and I will also counsel about the proper hygiene of the and also the insertion and removal of the pessary, so she can insert by herself. And then I will on follow up I will check the symptoms and ask for the and also if there is any necessary investigations and examination, then I will do this. And then I will also give the and check for the any complications, any presence of discharge or bleeding also. Then after this I will give the leaflet to my patient, and also the contact number of the hospital, so she can ask about her problem at any time. Thank you. I have completed my task. ओके सानिया, अब अगर फॉर एग्जांपल ये आपका केस हो और इस सारी जो परफॉर्मेंस थी, मैंने आपसे कहा था हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन ऐसा है कि अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छी करोगे तो पास हो जाओगे। मैंने ये नहीं कहा कि 65 या 70% मार्क्स लोगे। तैयारी आपकी 70% की होनी चाहिए। और अगर मैनेजमेंट दरमियानी दरमियानी हो, और जिस तरह की हिस्ट्री एग्जामिनेशन था उसके बाद आपके 60 नहीं आते, फिर आपके 58 या 59 आते हैं। वो एग्जाम में वो लोग होते हैं वो 59 पे फॉर एग्जाम्पल फेल हुए होते हैं, से के सिर्फ एक नंबर रह गया हमारा। लेकिन एक बात याद रखना, 60 और 59 में एग्जाम में जमीन और आसमान का फर्क है। कहने को वो एक नंबर होता है, इवन 59.5 और 60 में भी बहुत ज्यादा फर्क है। पास और फेल जो है ना, वो कह लो कि लाइन का इस तरफ है और लाइन का उस तरफ है। कैंडिडेट में भी सिर्फ 0.5 का फर्क नहीं होता। जिसने 60 से ज्यादा लेके लाइन के इस तरफ चला गया ना, और जो 0.5 नंबर कम लेके इस तरफ है, उस कैंडिडेट में 0.5 पॉइंट नंबर का फर्क नहीं होता। वो जमीन और आसमान का फर्क होता है। आई एम टेलिंग यू। सो ये नहीं सोचना कि 0.5 नंबर से फेल हो गए या एक नंबर से फेल हो गए तो शायद मैं पास ही थी। एक्चुअली आप बिल्कुल भी पास नहीं थे। मतलब यू आर अमंग, इफ यू आर अमंग द फेलिंग कैंडिडेट, there is a big difference between you and the passing person, right? Always remember this thing। आपका जो इस वक्त आज की सारी परफॉर्मेंस थी, मैं बड़ा क्लैरिटी और इसलिए बात करती हूँ ताकि अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से आगे अपनी तैयारी करो। यू डिड ओके। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही आपको कह दूं कि आप पास नहीं हो रहे हो।
बट मैनेजमेंट में आके ना आपके नंबर आ गए 58, यू आर नॉट गोइंग टू पास द स्टेशन। ठीक है, अब उसकी वजह क्या है? इफ यू स्टार्ट विद हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री, मैंने कहा कि अब बात वही है ना कि एग्जाम में जाके आपने 70% वाली हिस्ट्री प्रेजेंट करनी है, ताकि एटलीस्ट आपके 60 या 65% आए। कई दफा एग्जामिनर 70% हिस्ट्री से ही इतना इम्प्रेस हो जाता है कि आपको मैनेजमेंट में तंग नहीं कर रहे होते, बल्कि वो आपको थोड़ा हेल्प आउट भी कर देते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो 70% वाली हिस्ट्री दे रहा है उसको हेल्प की जरूरत ही नहीं होती मैनेजमेंट की, वो इतना सही कैंडिडेट होता है। हिस्ट्री में आपकी क्या प्रॉब्लम है? योर टाइम मैनेजमेंट, योर स्पीच वाज वेरी गुड, यू वर क्लियर अबाउट थिंग्स, लेकिन आपका प्रेजेंट करने का तरीका अगर थोड़ा और एलैबोरेटिव हो जाता तो बहुत अच्छा होता। देखो, केस ये है समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना का, माइंड में आपने एक डीडी बनाकर रखना है। हर गायनी के केस में आपने डिफरेंशियल के हिसाब से चलना है। क्या डीडी बना के चलना है? जिसने हैंड रेस किया, मैं अभी एक दफा थोड़ा बोल लूं, उसके बाद 10 मिनट्स के बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेती हूँ आपके, ठीक है? अच्छा, सो आपने डीडी क्या बनाया? समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना का 36 या 38 ईयर ओल्ड यंग लेडी में डीडी इसका क्या क्या बनता है? इसका डीडी, यस ऑफ कोर्स, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स है। इसका डीडी सिस्टोसील भी बनता है, इसका डीडी पॉलिप भी बनता है, इसका डीडी फाइब्रॉइड कमिंग आउट ऑफ वजाइना भी बनता है, इसका डीडी इन्वर्जन भी बनता है। ठीक है, अपने अपने माइंड को जब तक हिस्ट्री में आप डीडी के हिसाब से नहीं चलोगे, तो सबसे पहले एग्जामिनर ये नोट कर रहा है कि क्या आपने बात सुनते ही डायग्नोसिस बना लिया, या आपने एक शॉर्ट लिस्ट किया डीडी और फिर उस डीडी के मुताबिक पूरा केस लेके चलो। तो जब आपने हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद यू स्टार्टेड, बिकॉज आई नोटेड ऑल द पॉइंट्स जो जो आप बोल रहे थे, आपने स्टार्ट किया हिस्ट्री को। आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। आपने बात शुरू कर दी शोल्डर डिस्टोशिया की, मैक्रोसोमिया की, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब मेरा माइंड तो अभी चल रहा था कि ये केस एग्जैक्टली किस चीज का है। इज इट सिस्टोसील, इज इट पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, यूवी प्रोलैप्स, और इज इट पॉलिप, और इज इट व्हाट? बट ओके, यू आपने कोई उसका लिंक बना रहे थे विद द ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, बट अगेन अपने माइंड को कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं करना एक चीज पे। इससे बेहतर था कि आप समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना से बात शुरू करते, कि व्हाट टाइप ऑफ मैस इज इट, कब से है, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन शी फेल्ट इट। और उसके बाद से जब भी हम समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना की बात करते हैं, कोई भी पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की भी बात हो या किसी भी चीज की, तो उसमें वही बात है कि आपने चार चीजों का जरूर ध्यान रखना होता है। एक, उस मैथ से रिलेटेड हिस्ट्री लेनी होती है। दूसरा, वेन एवर देर इज समथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ वजाइना, वो अंदर से फीमेल के पेल्विस में से सारी चीजें ड्रैग आउट कर रहा होता है कंटिन्यूसली, देर इज अ लोअर बैक एक, राइट? तो लिगामेंट स्ट्रेच हो रहे होते हैं। डेफिनेटली शी हैज अ लोअर बैक एक। उस लोअर बैक एक को पूरा एलेबोरेट करना है। ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी या आपकी एनाटॉमी को बताएगा आपकी हिस्ट्री में ना एग्जामिनर को, कि आपको कितनी ज्यादा उस एनाटॉमी के बारे में पता है। तो आपने उसको उसी तरीके से एलैबोरेट करना है कि when you're talking about backache, examiner would know exactly that why you emphasizing on the backache, because you know the anatomy, that all the ligaments are being stretched and coming out of the vagina, which is creating this backache. Then there is very severe dyspareunia. आपने dyspareunia को जरूर mention करना है। She's a young lady, she's para 3। उसके बाद आपने उसका दो और बातें बहुत अहम है इसमें। whenever there is something coming out of vagina, it is bringing out the anterior wall and the posterior wall along with it। एंटीरियर वॉल में आपने उसके elaborate करने हैं। यूरिनरी सिम्टम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द यूरिन। इफ शी इज हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी, urgency, dysuria, whether she has to reduce the mass to do micturition, or there is some retention, मतलब ये सारे symptoms यूरिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। then the incontinence, there is stress incontinence, or there is a urgency। सो आपने ये सारी चीजें बड़ी डिटेल्ड आपने एलाबोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं की तो हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट एक्चुअली। सिमिलरली डिफेकेशन, जब एंटीरियर वॉल के सिम्टम्स पूरे हो गए तो पोस्टीरियर वॉल के सिम्टम्स, क्या आप उसी तरह के डिफेकेशन की प्रॉब्लम, कोई पेनफुल डिफेकेशन है, रिड्यूस करना पड़ता है मैस, या वो सारा कुछ, ठीक है? तो जब तक आप ये सारा एलाबोरेट नहीं कर देते हो, आप उस चीज को, उसकी हिस्ट्री पूरी नहीं हुई। उसके बाद आपने हिस्ट्री में डिस्कस करना है, मैनेजमेंट में बोलने के बजाय। जब तक आप मैनेजमेंट में आए हो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द पेशेंट प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग हर फर्टिलिटी। ठीक है, उसकी फर्टिलिटी, उसका सोशल सेटअप में, कि इफ यू वांट टू प्रोसीड इवन फॉर एग्जांपल फॉर हिस्टेरेक्टमी, तो उसका क्या है, या नहीं करना तो क्या उसका आपका है। तो ये आपको मैनेजमेंट से पहले ये चीजें पता हो जानी चाहिए। उसके बाद आपने जब ये करने के बाद, अब आप कॉज पे आओ, अब आप ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पे आओ, अब आप उसकी वेट लिफ्टिंग पे आओ, उसकी क्रॉनिक कफ पे आओ,
अब वो चीज़ें या फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोलैप्स पे आओ, कि हो सकता है कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से उसका प्रोलैप्स हुआ है। तो आपने हमेशा अगर आप हिस्ट्री को इस तरीके से लेके चलो तो भी अच्छा है। लेकिन बिकॉज़ इट वाज़ अ स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन एंड द होल ऑफ द स्टेशन वाज़ कवरिंग द होल टॉपिक, दैट्स व्हाई मैंने आपको थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। मैंने आपसे कहा कि योर हिस्ट्री एग्जामिनेशन द वे यू प्रेजेंटेड वाज़ वेरी गुड। तो मैंने कहा था कि ओके, लेट्स प्रोसीड विद द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो यू कैन गेट 60% एंड अबव। बट मैनेजमेंट में क्योंकि आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म ही नहीं किया, तो आप क्या आ गए 58। 58 हो या 40 हो, फेल तो फेल ही है। सो वही मैं बार बार बताती हूँ कि चाहे 59.5 हो, आपका आप कैटेगरी बन गई आपकी वही जो 40% मार्क्स है। लेकिन अगर आपके 60% है या 70% है, कैटेगरी बन गई आपकी, चाहे किसी के 80% है, आप लाइन के उस तरफ हो। और स्टैंडर्ड में और आपकी जिसे कहते हैं ना, फ़र्क में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, पासिंग कैंडिडेट और फेलिंग। जब अगर किसी एग्ज़ामिनर ने आपको लाइन के पास की तरफ खड़ा किया, तो इट मीन्स यू रियली आर डिफरेंट फ्रॉम द वन हू इज़ स्टैंडिंग ऑन द फेलिंग साइड। सो आपने अपने आप को इंशाल्लाह 60% बियॉन्ड में खड़ा करना है। हर सेगमेंट ऑफ एग्ज़ाम इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री से ही आपकी थ्योरी असेस होना शुरू हो जाती है। आपके कॉन्सेप्ट्स का, आपकी क्लिनिकल अप्रोच का एग्जामिनर असेस करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जिस तरीके से आप उसके सिम्पटम्स कवर करोगे, जिस तरीके से अगर स्टोरी की तरह लेके जाओगे, जैसे पहले उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से ये तो कंफर्म कर लो कि केस किस चीज़ का है, वो करके फिर उसके अब देखो, इफ देयर इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना, डेफिनिटली एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स को एंड देन ऑल द पेल्विक लिगामेंट्स के सिम्पटम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट? उसको आप उसी तरीके से लेके चलोगे और उसके बाद उसकी कॉज़, गायनी के अंदर स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप कॉज़ पे नहीं पहुँचते हो, आप ट्रीट ही नहीं कर सकते हो पेशेंट को। कॉज़ तो देखो, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, क्रोनिक कफ है, वेट लिफ्टिंग है या ऑब्स्टेट्रिकल कॉज़ है। अगर मेनोपॉज़ल होती तो मेनोपॉज़ इटसेल्फ वाज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर द प्रोलैप्स। तो ये सारा, फिर एग्ज़ामिनेशन, योर एग्ज़ामिनेशन वाज़ नॉट बैड फ्रैंकली। आपने ठीक किया, जितना टाइम था उस हिसाब से, जिस तरीके से जितना बोलना चाहिए था, आपने वो चीज़ें कवर की, व्हिच वाज़ वेरी गुड आई थिंक। आई होप कि आपको परफ़ॉर्म करना भी आता हो, क्योंकि प्रोलैप्स के अंदर आपको कई दफ़ा बोलना तो आसान होता है, परफ़ॉर्म करना थोड़ा-सा होता है, और वहाँ पे ऑब्वियसली स्टेशन पे आपकी परफ़ॉर्मेंस ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऑफ प्रोलैप्स भी हो सकता है, और वो मैं हर अपनी क्लास में कहती हूँ कि इतना ज़्यादा दफ़ा किया हो कि को आपके खुद ब खुद ही आप परफ़ॉर्म कर रहे हो वहाँ पे। यू यू शुड नो योरसेल्फ कि आप अगला स्टेप क्या करने लगे, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। कि पहले आपने उसका ऑर्गन प्रोलैप्स को देखना है, उसके बाद आपने उसकी डिग्री को देखना है, उसके बाद आपने उसको रिड्यूस करना है, फिर आपने एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स के प्रोलैप्स को देखना है, यानी सिस्टोसील और ये रेक्टोसील को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने उसको सीधा लिटाना है, फिर आपने बोनीज टेस्ट करना है, फिर आपने स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को देखना है, एंड देन यू डू द बायोमैनुअल एग्जामिनेशन। यही इसके स्टेप्स हैं। लेकिन जो बोलना है उसमें आई थिंक सानिया डिड वेल, उसी तरीके से मोरलेस बोलेंगे। एक और निशानी, because when you were managing Sanya, I thought you said कि if I would like to know my examination finding, it's a first degree or a second degree or third degree prolapse, etc., etc. इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में ना, आप एग्जामिनर को इतनी एग्जामिनर को इतना फ्रीडम भी नहीं देते हो कि वो अपनी मर्जी का डिग्री बोले, अपनी मर्जी का डिफिकल्ट केस बनाए। आप खुद अपना केस बनाकर चलो तो बेहतर है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार कहती हूँ, अगर एग्जाम में डिग्री ऑफ प्रोलैप्स देखना भूल गए हो या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप majority of the patients who present in your hospital have second degree prolapse, which means के देखो, फर्स्ट डिग्री तो बाहर ही नहीं आता, मोस्टली आती ही नहीं, चेक भी नहीं कराने आती। और जो प्रेसिडेंशिया है वो बहुत रेयर, वो अदरवाइज भी रेयर है। तो 80 to 90% women have सेकंड डिग्री prolapse। समझ आए या ना आए, उसे सेकंड डिग्री भी बना दो तो ठीक ही होगा। तो उसको तो इस वजह से वो सेकंड डिग्री के हिसाब से भी ठीक है। तो आपने उसको सेकंड डिग्री करके फिर लेकर चलना है। और इन्वेस्टिगेशंस आपकी ठीक थी आई थिंक। आई लाइक्ड योर इन्वेस्टिगेशंस। अगर इसमें इनकॉन्टिनेंस होता या वो होता तो फिर हम चलो शायद फिर भी सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री की बात कर सकते थे, लेकिन अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। और स्पेशली अगर डेमोंस्ट्रेबल स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है विद दिस थिंग विद द प्रोलैप्स, तो फिर भी ज़रूरत नहीं होती। तो आपकी इन्वेस्टिगेशंस ठीक थी। मैनेजमेंट में आप मार खा गए। आई डोंट नो, जितनी जब से मैं क्लासेस ले रही हूँ, बाय चांस हमने गायनी की ही क्लासेस ज़्यादा ले ली हैं पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे टॉपिक्स भी भेजे हुए थे इस वजह से। तो लेकिन हर क्लास में मैंने यही नोट किया कि आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन इतने बुरे नहीं होता।
बट मैनेजमेंट में जाके पता नहीं क्यों मार खा जाते हो। बोलने का तरीके में प्रॉब्लम हो जाती है। देखो सबसे पहले सानिया फजूल बातें नहीं करनी, एम्पैथेटिकली, नॉट एम्पैथेटिकली, व्हाटएवर, यू जस्ट नीड टू टेल द, अब ये दिस इज नॉट अ केस ऑफ ये कोई बैड न्यूज ब्रेक नहीं हो रही, ये कोई खुदा ना खास्ता कैंसर की न्यूज नहीं हो रही, किसी का आईयूडी नहीं हो गया, किसी का कुछ ऐसे नहीं हो गया। आप आराम से उसको उसका डायग्नोसिस बताओ, एंड इंटरेस्टिंगली ये तो डायग्नोसिस भी कोई ऐसा बिनाइन सा डायग्नोसिस है, तो आप उसे बताओ कि वट एवर इज कमिंग आउट ऑफ वजाइना इज एक्चुअली द पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। और उसका ये सबसे पहले 2-3 बातें हर क्लास में बताती हूँ कि सबसे पहले वो कॉज जानना चाहती है पेशेंट के, उसको ये सिम्टम क्यों है, यानी कि उसका डायग्नोसिस क्या है, दूसरा ये कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, तीसरा ये कि क्या ये ट्रीट हो जाएगा। ये 3 चीजें काउंसलिंग में वो पूछ सुनना चाहती है। कुछ जगहों पे चौथे नंबर पे आ जाता है, जैसे कि ऑप्स के केसेस में, या फिर गायनी में भी जब आप इमीडिएटली ट्रीट कर रहे होते हो, तो कुछ केसेस में ये आ जाता है कि दे वांट टू नो वेदर यू आर गोइंग टू एडमिट द पेशेंट और नॉट। तो चौथा ये एस्पेक्ट, सो काउंसलिंग के ये 3 एस्पेक्ट्स आपने जरूर कवर करने हैं, कि डायग्नोसिस क्या है उसका, ये कैंसर तो नहीं है, और इज इट ट्रीटेबल और नॉट, ठीक है। और उसके बाद आप जब उसको मैनेज करोगे, तो इसके अंदर आपने सेकंड नंबर पे जब मैनेजमेंट की बात आई, आई डोंट नो व्हाई वर यू इन्वॉल्विंग द मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्यों आपने कर ली? और जब टीम की, तो उस टीम के मेंबर्स आपके किसी काम के ही नहीं थे। मतलब यू योर सेल्फ द गायनोकोलॉजिस्ट एंड यू वर सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व करूंगी और मैं सीनियर स्टाफ मेंबर्स इन्वॉल्व करूंगी। आई डोंट नो व्हाट डिड यू मीन बाय दैट। जब आपको नहीं लग रहा कि कुछ भी ऐसा आप इन्वॉल्व कर रहे हो, सॉरी एक सेकंड मुझे बस देना। जब आपको नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ भी आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, तो फिर आप मल्टीडिसिप्लिनरी की बात ही क्यों कर रहे हो? मतलब अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर आपको किसी और को खास तौर पे करने की फिलहाल जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो आपने उसे मैनेजमेंट भी डिस्कस नहीं की ना, एनेस्थेटिस्ट को क्यों इन्वॉल्व कर लिया? जब आगे जाके तो वैसे ही आपने तो खैर अपने केस को मैनेज ही कंजर्वेटिवली किया था। तो आपके जिस पेशेंट में आपने पैसरी रखनी है, उसमें आपकी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में आपका इंटेंसिव केयर और आपका एनेस्थेटिस्ट इन्वॉल्व था। सबसे बड़ा ब्लंडर तो वही हो गया, मुझे तो उधर ही समझ में नहीं आया। उसके बाद आपका पता नहीं सीनियर स्टाफ मेंबर से क्या मुराद था। तो एक्चुअली यू हैड फेल्ड योर केस जब आप मल्टीडिसिप्लिनरी टीम डिस्कस कर रहे थे। तो वो नहीं करना आपने। सबसे पहले जब आपने उसको डायग्नोसिस और वो काउंसलिंग वाली चीज कर ली, उसके बाद आप कहोगे कि उसकी जो बाकी प्रॉब्लम्स है, चाहे कि करेक्शन ऑफ अनीमिया, उसकी ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, वो करोगे। उसके बाद यू विल डिस्कस द मैनेजमेंट प्लान विद द पेशेंट एज यू थिंक। हमने कंसिडर किया कि पेशेंट की फर्टिलिटी कंप्लीट है, ठीक है। तो यू विल डिस्कस विद हर 2 ऑप्शंस, कंजर्वेटिव वर्सेस सर्जिकल मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में यू विल एक्सप्लेन टू हर योर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वाज नॉट बैड, बट अगेन इट वाज नॉट अप टू 70% लेवल। अगर इस तरह बोलो और बाकी पूरा वाइवा बहुत अच्छा हो, तो शायद 60% आ जाए, लेकिन अपनी तैयारी 70% करके जाओगे तो वहां जाके 60% प्रोड्यूस कर सकोगे। इसलिए कहती हूँ अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात करनी है पैसरी की, तो यू शुड नो एग्जैक्टली कि सिलिकॉन पैसरी है। इसके वैसे आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो इट्स अ सिलिकॉन पैसरी, यू शुड नो हाउ टू मेजर द साइज ऑफ द पैसरी। यस, फॉलो अप इज आफ्टर 6 months, शी हैज टू गेट इट चेंज्ड, और या उसी को वॉश करके हम वापस रखेंगे, और उसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आपने उसको बता देंगे। इसमें जो आपने ब्लेंडर मारा था, आपने कहा था कि मैं उसे निकाल के वॉश करके खुद रखना भी सिखा दूंगी। यू नेवर डू इट, पेशेंट नेवर डज इट। इतनी बड़ी पैसेरी होती है, इसको तो रखने की भी टेक्निकलिटी है। इवन एन अनट्रेन्ड गायनोकोलॉजिस्ट कैन नॉट प्लेस दिस पैसेरी, राइट? तो उस पैसेरी को एक तो साइज इंपॉर्टेंट है, दूसरा यस ऑफ कोर्स इट शुड बी क्लीन, तीसरा ये कि जब आप उसको लेके जाते हो एंटीरियर फॉर्निक्स के लॉन्ग लेके जाते हो और ऊपर जाकर छोड़ते हो, तो वो अपनी जगह पर आता है, सो दैट सर्विक्स लाइज इन बिटवीन, और फिर वो उसको ऊपर करके होल्ड करता है। लेमैन और पेशेंट हरसेल्फ कैन नॉट पुट इट इन। सो ये वाला ब्लंडर नहीं करना। इसलिए पैसरी में भी आपका क्लैरिटी होनी चाहिए। और लेकिन उसमें आपने बता देना है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, शील बी उसका यू शुड नॉट नीड अ मेजर सर्जरी बिकॉज ऑफ दैट एंड ऑल दैट। और लेकिन वाइवा यहीं खत्म नहीं हो जाता। व्हाट इफ अ पेशेंट नीड्स
डेफिनेटिव ट्रीटमेंट एंड शी कैन नॉट कम फॉर द फॉलो अप, तो फिर वो उसकी आगे फर्दर डिस्कशन होती है, वो मैं दूसरे कैंडिडेट से करती हूँ। ठीक है सानिया, तो आपने इसको हर चीज जो आप बोल रहे हो ऑलवेज रिमेम्बर, ये सबके लिए एडवाइस है एक्चुअली, कि अगर आपने हिस्ट्री की बात की है, अपने माइंड में हर टॉपिक से रिलेटेड वो सेगमेंट्स रखो। यू नो, इफ इट इज प्रोलैप्स, आपके माइंड में सेगमेंट्स होने चाहिए कि आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को एलैबोरेट किया, उसके बाद हर वो पॉसिबल सिम्टम जो उस कंप्लेंट से रिलेटेड होना चाहिए आपको एलैबोरेटिव फॉर्म में चाहिए, क्योंकि आपने पेशेंट को अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है, आपने पेशेंट को आंसर करना है उस चीज का। पेशेंट को डिफेकेशन की प्रॉब्लम है, शी वांट्स टू नो कि क्या मैं चाहिए ट्रीटमेंट के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसको सिस्टोसील का प्रॉब्लम है, अगर आपने उसकी हिस्ट्री में सारी प्रॉब्लम सुनी होंगी तो आप उसे काउंसल कर सकोगे ना, या आप उसको बता सकोगे कि उसकी ट्रीटमेंट से उसको फायदा कितना होने वाला है। इसी तरह इसके आपके कंप्लीट, उसके बाद आपको इसकी कॉज का सेगमेंट होना चाहिए। फिर जब आप मैनेज करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि काउंसलिंग की क्या 2 3 या 4 बातें इस पेशेंट में हैं जो मैंने इस एक स्टेटमेंट में बोलना है। एक बात तो ये इम्पोर्टेंट कि सिर्फ 10 मिनट्स है, और उन 10 मिनट्स में आपने हर चीज कन्वे करनी है, विच इज नॉट इम्पॉसिबल। इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये सिर्फ तब पॉसिबल है कि अगर आपने इस चीज को सेगमेंट वाइज अपने फिंगर टिप्स पे किया हुआ है, कि काउंसलिंग है, मैंने पेशेंट को डायग्नोसिस बताना है, कैंसर है या नहीं, ट्रीटेबल है या नहीं, इसके लिए मुझे इसको एडमिट करने की जरूरत है या नहीं, एक स्टेटमेंट में बोल दोगे। अगर आधी बात बोलोगे कि अब इसके अंदर आपको पता हो कि कहाँ एम्पैथेटिक अप्रोच है, कहाँ नहीं है, क्या नहीं है, इसमें इतने दुख की क्या बात है, उसे प्रोलैप्स है, तो आप उसे आराम से, आप अपना टाइम नहीं एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करके, एक तो टाइम वेस्ट होगा, असल लाइफ में भी यू लुक, आप आपका कॉन्फ यू लुक आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो लगता है इन फ्रंट ऑफ पेशेंट एंड अटेंडेंट्स। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन योर क्लिनिक ऑल्सो, सिमिलरली इन योर एग्जाम। एग्जाम में तो हर टाइम ही नहीं है ना, अगर आप वो चीजें मिस करके बोल रहे हो, काउंसलिंग सेगमेंट पूरा हो गया। जो बंदा ये हर सेगमेंट पूरा करके बोलेगा, वो 70% का परफॉर्म कर रहा है। जो 2 पॉइंट्स करके बोलेगा, ठीक है चलो एग्जामिनर कहेगा, लेट्स सी आगे क्या करते हैं, लेट्स सी। इस तरीके से नहीं। इसी तरह जब आप मैनेज कर रहे हो, आपने काउंसलिंग वाली बात बोली, आपने देखा कि मेरी इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपने देखा आपकी इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट को अनीमिया है, दिस इज नॉट एक्चुअली केस ऑफ अनीमिया, सो डोंट टॉक इन एक्सेस अबाउट अनीमिया ओनली, कि 9 HB है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मैं से आयरन लगाऊंगी, वीनोफर इस तरह लगाऊंगी, तो फेरेंजेक्ट इस तरह लगाऊंगी, या मैं औरत दूंगी। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट, यू नो योर पेशेंट इज अ पेशेंट फॉर प्रोलैप्स। आपने वो प्रोलैप्स 10 मिनट में मैनेज करना है। आपने कह देना आई विल करेक्ट एनीमिया। हाँ, एग्जामिनर रोक के पूछे कि किस तरह करेक्ट करोगे, तो चलो फिर एलैबोरेट करने वाली बात है। अगर नहीं तो आप बोलो कि आई विल करेक्ट एनीमिया एंड विल ट्रीट हर फॉर यूटीआई। हाँ, यहाँ पे एग्जामिनर शायद एनीमिया के लिए आपको ना रोके, यूटीआई के लिए जरूर रोकेगा, कि हाउ विल यू ट्रीट हर यूटीआई, क्योंकि यूटीआई की कॉज ही प्रोलैप्स है। इसका भी आई होप यू हैव द कॉन्सेप्ट, वो मैं भी आपको बताती हूँ। यूटीआई की कॉज इस तरीके से प्रोलैप्स है बिकॉज व्हेन द पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स इज देयर, पेशेंट इज नेवर एबल टू एम्प्टी हर ब्लैडर कंप्लीटली। उसका रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है वो हमेशा नॉर्मल से या एवरेज रेजिडुअल वॉल्यूम से ज्यादा रहता है। उसकी वजह यह है कि नेक ऑफ ब्लैडर जरा नीचे आता है। सो सॉरी, अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू कि यूटीआई का कॉज क्या है उसके अंदर, जब पेशेंट को पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होगा तो उसके अंदर जी, सो जब पेशेंट को पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होगा तो उसका नेक ऑफ ब्लैडर अपने नॉर्मल लेवल से हिला होगा। पेशेंट इज नेवर एबल टू एम्प्टी हर ब्लैडर completely. Residual volume of urine will be more than normal, and whenever there is more residual urine left inside, it creates a culture or a home for bacteria to grow. So she will always carry bacteria in her urine. ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक नेक ऑफ ब्लैडर वापस अपनी जगह पर नहीं चला जाएगा। और वो किस तरह जाएगा, या पैसरी से, या सर्जरी से, या फिर आपकी पैकिंग से।
इसलिए आपने नोट किया होगा कि जब आपके डिपार्टमेंट में ऐसा पेशेंट एडमिटेड होता है, वेदर शी हैज़ एन अल्सर और शी हैज़ रिकरिंग यूटीआई, उसकी पैकिंग कर दी जाती है टिल द टाइम शी इज़ गिवन डेफिनिटिव ट्रीटमेंट। और वो इसलिए ताकि एक तो पैकिंग से उसका अल्सर भी ठीक होता है, उसका नेक ऑफ ब्लैडर ज़रा अपनी जगह पे वापस जाता है, तो उसका यूटीआई भी ट्रीट हो जाता है। सॉरी। ठीक है, सो इसलिए तो फिर आपने कह देना आई विल ट्रीट अ यूटीआई। यूटीआई की ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है वो आपको रोक के पूछे कि हाउ यू गोइंग टू ट्रीट अ यूटीआई। तो ये इस तरीके से होता है, क्योंकि जब तक प्रोलैप्स हो या पेल्विक ऑर्गन बाहर को आ रहे हैं, तब तक यूटीआई कम्प्लीटली ट्रीट नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्यों। तो इस तरीके से आपने मैनेजमेंट को करना है। उसके बाद जब आपने इसकी मैनेजमेंट बोलनी है सानिया, तो फिर यस, देन यू विल डिस्कस विद हर if she can come back for the follow up, she wants definitive treatment or not, if the fertility is उसकी हो गई है, wishes are over or not, या अभी उसने आगे आगे कंसीव करना है कि नहीं। तो ये सारा आपने उसके साथ पहले डिस्कस करना है, एंड देन यू विल गिव हर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। नंबर वन, फैमिली कंप्लीट है, इवन फैमिली भी कंप्लीट है, बट यस, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इज ऑलवेज बेटर अगर उसने पहले कभी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं यूज की। नंबर टू, अगर पहले कंजर्वेटिव फेलियर हो चुका है, फैमिली कंप्लीट है, तो अगला कैंडिडेट हमें बताएगा क्या करेंगे, और इस तरीके से। ठीक है, सो सर्जिकल मैनेजमेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी जो दूसरी वॉलंटियर है उनके साथ। मैम ठीक एक है सानिया? क्वेश्चन करूँ? जी मैम और श्योर। एंटीबायोटिक यूटीआई के लिए ऑफर करेंगी? जाहिर है, ओके मैम। एंटीबायोटिक तो देंगे ही ना। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि डिस्पाइट एंटीबायोटिक कवर, इफ द pelvic organ prolapse is still there, अगर अगर यूवी prolapse is present and you are continuously giving her antibiotic cover, और आप उसके neck of bladder को वापस नहीं लेके गए, उसका यूटीआई परसिस्ट करेगा। ओके मैम, थैंक यू ठीक मैम। है, उसका यूटीआई तब ट्रीट होगा जब उसकी नेक ऑफ ब्लैडर वापस जाएगी, उसका ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी होगा। अगर उसका ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा और आप उसे एंटीबायोटिक कवर दिए जा रहे हो, तो जितना मर्जी यूरिन कंप्लीट कराई जाए, उसके पास सेल्स आते रहेंगे। जी मैम, ठीक है, थैंक यू। सो गुड। किसी ने लिखा है पैसरी 3rd डिग्री 4th डिग्री में नहीं होता, प्रेसिडेंशिया में इट्स नॉट लाइक दैट। किसी किताब में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता नहीं है। तो आप उसे ऑफर कर सकते हो, लेकिन अगेन उसका फेलियर ऑफ पैसरी हो जाता है कि अगर वो उसी वक्त निकले। ओके, ठीक है, सो सॉरी। अच्छा, जी तस्मिया कहाँ गई? हमारी जो नेक्स्ट वॉलंटियर है वो फर्दर प्रोसीड अगर हम कर लें उनके साथ यही केस। किसी और ने वॉलंटियर करना है तो वो करते हैं। आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया शायद। मैडम मैं करूं डॉक्टर लुबना? जी लबना। जी, सो लबना, पेशेंट इज देयर एंड और उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हुआ हुआ है, पैसरी फेल हो गई है। पैसरी का मैं आपको क्विकली दोबारा बता देती हूँ, इट्स अ सिलिकॉन रिंग पैसरी। यू मेजर उसका हमेशा जो मेजरमेंट ऑफ साइज होता है, देयर आर डिफरेंट साइजेस फॉर इट, 65, 68, 71 एंड 75 इंचेस के इसकी डायमीटर की मिलती है आपको। और इसका सब्जेक्टिव इसकी मेजरमेंट है, देयर इज नो स्पेसिफिक वे जिससे आप एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हो, या जिसे कहते हैं ना मेजरिंग टेप से मेजर करते हो। सो यू डू द पेल्विक एग्जामिनेशन, आप उसका एक अपने फिंगर से कुछ मेजर कर लेते हो, पोस्टीरियर फॉर्निक्स और एंटीरियर फॉर्निक्स के बीच का डिस्टेंस, एंड देन यू एक अपनी सब्जेक्टिव मेजरमेंट से दो डायमीटर के मंगवा लेते हो, मे बी 68 नंबर और 71 नंबर मंगवा लेते हो, एंड देन यू ट्राई जो आपको सबसे ज्यादा बेहतर लगता है साइज, एंड व्हेन यू पुट इट इन, रखने का तरीका मैंने आपको बताया। और उसके बाद यू टेल द पेशेंट टू हैव लॉट्स ऑफ वाटर, वॉक अराउंड, और ब्लैडर एम्प्टी करे, और जब ये यूरिन कर ले और पैसरी बाहर ना आए, वो इन प्लेस रहे, तो इट मीन्स कि शी कैन गो होम। और घर जाके आप उसे बताते हो कि इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ये है कि या तो यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, या पैसरी बाहर आ जाए, और लेट लेट कॉम्प्लिकेशंस
फाइब्रोसिस इन्फेक्शन या वेरी लेट कॉम्प्लिकेशंस में फिस्टुला वगैरह होता है, बट इफ शी कम्स अगेन टू यू एवरी 6 months एंड गेट इट चेंज, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। ठीक है, so this is how you talk about the patient. So for example, in the same patient there is failure of pessary present, then how will you proceed, Lubna? Madam, then I will again discuss with my patient that either she wants to retain her fertility, and what about her wish, either she wants to conserve her uterus or not. Then I will give her treatment option. If she don't want to conserve her uterus, then I will give her treatment option in the form of a vaginal hysterectomy along with a macaldoplasty. And if she want to conserve her uterus, then I will offer her sacrohysteropexy. And then I will give her, madam, and after this, I will also counsel her about the side effect of this, and that with the vaginal hysterectomy, although vaginal hysterectomy is a definitive treatment option, but there is a risk of the wall prolapse, and to minimize this risk, I will do the macaldoplasty will be done at the same time when I will perform the vaginal hysterectomy. And in case of the and then, madam, I will keep my patient in a follow up after doing vaginal hysterectomy. I will counsel her that she should maintain her lifestyle modification, avoidance of lifting heavy weight. She should maintain her weight in a healthy BMI, and should avoid sitting in the squatting position, and should avoid the smoking. And I will keep her in follow. ठीक है, बात ठीक है आपने की है, यही बात होगी, लेकिन बात ये है कि जब आप सर्जिकल प्रोसीजर का नाम लो तो वो ठीक लो। आप वजाइनल हिस्टेरेक्टमी एंड मैकॉलकल्डोप्लास्टी बोल रहे हो, ये ठीक नाम नहीं है प्रोसीजर का। वजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर है, सॉरी मैंने बोलने ठीक है ना? आई विल ऑफर हाँ, हर vaginal hysterectomy with anterior मैकॉलकल्डोप्लास्टी की बात repair. कहाँ से आ गई? आपने खुद से नहीं बोली मैकॉलकल्डोप्लास्टी और ऐसी बातें। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, वही कहते हैं ना कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ा क्यों मारी जा रहे हो। आप सीधा सीधा काम करो, जो वार्डो में बोलते हो, जो करते हो। आपके फाइलों में कभी ये नहीं लिखा होता कि वीएच विद मैकॉलकल्डोप्लास्टी, आपकी फाइलों पे लिखा होता है वीएच विद एपी रिपेयर, ऐसे ही लिखा होता है ना। तो हमेशा जी आप मैडम। वही बोलो, वो बिल्कुल ठीक ही लिखा होता है। जो जो आपके डिपार्टमेंट्स में हो रहा है वही बोलो और वही करो, और वही ठीक है। और लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि वो क्यों ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि आप सिर्फ अब एक अच्छी बात लुबना ने बोली कि वीएच विद एपी रिपेयर तो बोला, लेकिन सेक्रोकॉल्पोपेक्सी के साथ एपी रिपेयर नहीं बोला, क्योंकि दिस इज शोइंग द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। वीएच विद एपी रिपेयर इसलिए क्योंकि जब आप वजाइनल हिस्टेरेक्टमी कर रहे हो तो आपने वो चीज ही बाहर निकाल दी, और साथ एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर करोगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर प्रोलैप्स ठीक होगा। सेक्रोकॉल्पोपेक्सी में जब आपने पूरा चीज को ऊपर से सपोर्ट कर दिया तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स को खुद ही ऊपर ले जाएगा। विद सेक्रोकॉल्पोपेक्सी यू डोंट नीड टू डू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिपेयर, but with VH you have to do anterior and posterior, or you have to correct the anterior and posterior wall prolapse always। ठीक है जी नाजिर? मैडम अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा है वार्ड में ना, इसी तरह मैडम वो 38 इयर्स ओल्ड थी और पैरा 2+0 थी और प्रीवियस डॉटर्स थी, और वो जो है ना उनको 3rd डिग्री प्रोलैप्स था ना, और इंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो कंपार्टमेंट डिफेक्ट भी था। तो मैडम उनके जो है वो सर्जरी जो डिसीजन हुआ था उसमें सेक्रो हिस्टेरोपेक्सी प्लस एपी रिपेयर, क्योंकि वो पेशेंट भी चाह रही थी कि इंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट डिफेक्ट भी करेक्ट हो जाए। तो देखो मेरी बात सुनो, इट्स नॉट अबाउट द पेशेंट्स विश, हमने पेशेंट को ट्रीट करना है उसका। देखो जब भी पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होगा, जब भी टेंट की छत नीचे गिरेगी, इट्स लाइक अ टेंट आप कह लो, जिसके सामने की दीवार है, पीछे की दीवार है और ऊपर छत है। जब भी छत नीचे गिरेगी तो वो आगे और पीछे का सपोर्ट लेके गिरेगी, ठीक है। जब भी वजाइना की वॉल्ट नीचे गिरी, यूट्रस को लेके नीचे गिरी, तो वो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स को भी लेके गिरी। तो whenever there is any type of prolapse, whenever you are talking about first degree, second or third degree prolapse, whether you find it on an examination or not, कि आपको सिस्टोसील मिली है या नहीं मिली है, you have to say, because आपको नहीं मिली लेकिन सिस्टोसील रेक्टोसील डेफिनेटली वहां है, राइट। दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच हैज टू बी देयर व्हेनेवर देयर इज अ प्रोलैप्स। अगर छत नीचे गिरी तो वो आगे और पीछे की दीवारों को लेके गिरी, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखना। तो जब भी आपने छत को ट्रीट किया, यानी आपने उसकी वॉल्ट को ट्रीट किया, या आपने उसकी हिस्टेरेक्टमी कर दी, या जो भी, तो आपने उसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स को भी ट्रीट करना है। तो जब तो आप उसकी हिस्टेरेक्टमी कर रहे हो, जब तो आपने उसकी छत वाली चीज को ट्रीट कर दिया, आपने यूट्रस को निकाल दिया,
तो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल को आपको अलग से रिपेयर करना है। जहां सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी की बात है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी में? आप यूट्रस को पकड़ के पीछे सपोर्ट करके सेक्रम के साथ सपोर्ट दे देते हो विद अ मैश, राइट? लोअर बॉडी ऑफ द यूट्रस से लेके आप उसको ले जाके सेक्रम के साथ सपोर्ट कर देते हो। तो जब आपने टेंट की छत को लेके वापस अपनी जगह पर आप ले आए हो, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स खुद ब खुद अपनी जगह पर आ गई। आप यूं कंसिडर कर लो कि एक एक बलून है, बलून के अंदर आपने जब कंप्रेस किया और जब आपने उस कंप्रेस की हुई चीज को वापस अपनी जगह पर लाए हो, तो साइड की चीजें खुद ब खुद ही अपनी जगह पे आ गई। सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी के साथ अलग से वजाइनली एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल की रिपेयर करना बहुत बड़ा ब्लंडर और बेवकूफी है। यू नेवर नीड टू परफॉर्म anterior and posterior wall repair in case of sacrohistopaxy or in case of any other support procedure. Always remember. ठीक है? आई होप के कॉन्सेप्ट समझ में आया। जी मैम, थैंक यू। सिर्फ वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, क्योंकि वो एक सपोर्ट प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ वजाइनल हिस्टेरेक्टमी के साथ आप एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल रिपेयर करते हो। मैडम अस्सलाम जी वालेकुम। मैम। वालेकुम सलाम जी नूर। मैडम जैसे अगर 3rd और 4th डिग्री यूवी प्रोलेप्स होगा तो वो उसमें हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे, क्योंकि अब तो वो उससे वापस नहीं होंगी, तो हम मैनेजमेंट लाइफस्टाइल स्टार्ट। मॉडिफिकेशंस, आप सही कह रहे हो नूर, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ बिकॉज आई वांट के कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए। लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन तो आप वैसे हर एक में कहते हैं, क्योंकि कल को सर्जरी करनी है या पैसरी रखनी है तो वो रिकरेंस ऑफ प्रोलैप्स ना हो जाए, इस वजह से। वरना किसी भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कोई भी प्रोलैप्स हुई हुई चीज वापस तो नहीं जाएगी ना। और मैडम इसमें हम जी। फैमिली हिस्ट्री या उसकी हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स और इलास्टिसिटी ऑफ बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की थोड़ी सी हिस्ट्री हम टच वो तो करेंगे हमने बिल्कुल ली थी यंग। ना, वो हमने हिस्ट्री में बात कर ली थी। ठीक है, जी। सो गुड। सो इसके अंदर बड़ा आसान एक्चुअली ट्रीटमेंट है। ऑब्वियसली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमेशा बेहतर ही समझी जाती है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आपने यही करना है कि हिस्ट्री के अंदर आपने फर्टिलिटी विशेस और इफ शी हैज टेकन द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बिफोर और नॉट, तो उसमें आपने ये करना होता है कि जब मैनेजमेंट ऑप्शंस बोलनी है उसमें आपने सबसे पहले तो कंजर्वेटिव ही हम ऑफर करेंगे। पैसरी डज वंडर्स। पैसरी बहुत जबरदस्त चीज है, अगर आप रख दो तो वो बड़ा वो करता है ठीक तरीके से उसको, वो बड़ी बड़ी सर्जरी से बच जाता है। तो आप पहले पैसरी ऑफर कर दोगे। और अगर फैमिली कंप्लीट है तो ऑब्वियसली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हिस्टेरेक्टमी विद एपी रिपेयर अच्छी है। अगर उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है या वो यूट्रस कंजर्व करना चाह रही है तो फिर सपोर्ट प्रोसीजर्स अच्छे हैं। किसी ने मैनचेस्टर रिपेयर का लिखा है, वो इलोंगेटेड सर्विक्स के लिए इतना इतना ज्यादा अब होता नहीं है, बट इट इज अ वेरी गुड प्रोसीजर एंड वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर। अगर आप बोलना चाहो एक्सक्यूज मी, तो मना नहीं है। मैनचेस्टर रिपेयर में भी एपी रिपेयर होगी, बिकॉज मैनचेस्टर रिपेयर इज ऑल्सो नॉट अ सपोर्ट प्रोसीजर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, सो वेन एवर यू से मैनचेस्टर रिपेयर तो उसके साथ आप एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिपेयर भी बोलोगे। और मैडम जब हम उसको जो है मैनेजमेंट काउंसल करेंगे, तो जैसे हम थोड़ा उसको रिस्क वगैरह भी काउंसल कर सकते हैं, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस, वॉल्ट प्रोलैप्स, रिकरेंस 5% और इस तरह थोड़ा सा उसको बताएंगे। बिल्कुल, देखो किसी भी चीज के प्रोसीजर में आप रिस्क, प्रोज एंड कॉन जरूर बताते हो। और लेकिन जब आप कंजर्वेटिव बताओगे तो डेफिनेटली आप उसको इसी तरीके से कंजर्वेटिव करके बताओगे कि आप कहोगे कि कंजर्वेटिव के अंदर यू नो रिकरेंस इज देयर एंड शी हैज टू कम बैक इफ द पेस्ट्री कम्स आउट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो आप उसी तरीके से करोगे। ठीक है, जी लेकिन जी। जी जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो फिर तभी करते हो ना कि पैसरी में इफ शी कैन ऑलवेज कम बैक फॉर फॉलो अप, इफ शी अंडरस्टैंड्स द रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो फिर इसी तरह जब आप सेक्रोकॉल्पोपेक्सी बताते हो या सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी बताते हो तो आप इसी तरीके से बताते हो कि जब वो इफ शी अंडरस्टैंड्स कि अगर आप मैश यूज कर रहे हो या सर्जिकल सारी चीजों को और फिर उसके सक्सेस रेट को भी। बट अगेन ये जो कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स हैं जिसमें सेक्रोस्ट्रोपेक्सीज है वो दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल, कोई ऐसी बात नहीं है। और वीएच तो खैर है ही एक इसका डेफिनेटिव तरीका। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम।
मैडम आप डिफरेंट सिनेरियोस दे दें, हम सिर्फ उसकी मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एग्जामिनेशन वहां तक तो पहुंच जाते Okay, हैं, लेकिन डिफरेंट सिनेरियोस की मैनेजमेंट वो एक दफा हो so जाएगी. quickly, चलो लबना आपके लिए patient is 63 years of age, she's postmenopausal and she's para 6 with previous all SVDs and she has urinary incontinence and something coming out of vagina. Okay. मैडम ओनली सिर्फ मैंने मैनेजमेंट ही बतानी है ना. Management. Okay. Second degree prolapse with stress incontinence positive. Okay. Then, madam, I will counsel my patient. I will explain the diagnosis that she is having uterovaginal prolapse, and that is a benign and treatable condition. And due to this prolapse, she is having the urinary complaints. Then, regarding her urinary complaints, well, first I will, if there is a pus cells in the and if there is element of the UTI, then I will first reduce the prolapse by putting the pessary, and then I will give her antibiotic, and then I will treat her UTI. After treating her UTI and addressing the comorbidities present in my patient, then after this, if only stress incontinence is there, then I will not go for subtracted cystometry. But if with stress incontinence she is having urge incontinence also, then I will perform the subtracted cystometry. Then I will give her the treatment option in the form of a surgical treatment option, that is the vaginal hysterectomy along with the anterior prenorrhaphy and posterior colpoprenorrhaphy. ठीक है. अच्छा देखो, अपने वही बात है, इसको और ज्यादा सिंपल रखो. सब्ट्रैक्टिव सिस्टोमेट्री की बात करने की जरूरत ही नहीं है. बड़ी क्लैरिटी से मैंने बताया कि देयर इज अ प्रोलैप्स विद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, दैट इज इट. तो वो तो बोलने की जरूरत नहीं थी कि खाम खा फिर वो जा पूछ के वो आपसे सिस्टोमेट्री की बातें करते हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा. अच्छा, दूसरी चीज, मैंने आपको ये सिनेरियो इसलिए दिया क्योंकि मैं कुछ और भी सुनना चाह रही थी. वजाइनल With हिस्टेरेक्टोमी Kelly विद suture. एंटीपोस्टीरियर रिपेयर बोल दो या पेरिनियोग्राफी बोलो या बेशक ये सब कुछ बोलो. यस, स्ट्रेस Kelly इनकॉन्टिनेंस है, suture. उसके लिए तो कुछ करो ना. Hmm. या बर्श करो With उसके Kelly अंदर, या आप suture. उसके अंदर कैली सूचर ऑफर करो, या उसके अंदर टेप रखो. कुछ तो आपको साथ ऑफर करना पड़ेगा ना. Hmm. सही, ठीक है मैडम. Normally, what you do in the ward, you do vaginal hysterectomy and you apply the Kelly suture. लेकिन इसके साथ आप बर्श भी ऑफर कर सकते हो, मतलब बिकॉज इसका मसला भी तो हल करना है ना साथ में. सही. ठीक है, चलो गुड. अच्छा, एक और सिनेरियो. अब कौन करेगा? आप कोई और वॉलंटियर करे. मैडम नाजिश. ठीक है. ओके नाजिश. सो पेशेंट इज 68 years of age and she's postmenopausal, history of hysterectomy 20 years back, and she's here with something coming out of vagina. How will you इसका examination, investigation और management बोल दो. Madam, in examination, first of all, I will calculate the BMI by checking the height and weight, and then check the vital signs, including BP, pulse, respiratory, temperature. And in physical examination, I will do her pallor, jaundice, thyroid, chest, breast, and cardiovascular examination for general health of my patient. In abdominal examination, after inspection for scar mark, I will do palpation for any messes and tenderness, and then I will do the local examination in which I will check for the health of vulva and vagina, and then I will check the stage of vault prolapse, whether it is in the at the introitus or outside the introitus, and any discharge, bleeding present or not. And after that I will reduce the mass, and I checking for the anterior posterior walls of the vagina. For the anterior posterior compartment defect, I will do the bimanual examination for size for the any adnexal fullness, and then and then I will investigations apart from the baseline investigations. I will do her ultrasound pelvis, and
then after that I will manage my patient, explaining the diagnosis to the patient, and I will, depending upon the stage of the vault prolapse, I will consult my patient about the diagnosis, that it's a treatable condition, and there is a 5% incidence after hysterectomy. And then I will tell her about the optimizing the comorbidities and conservative options. Discussing the conservative management, I will tell her the surgical options, which are the sacrocolpopexy and sacrospinous fixation. ठीक है। सो ठीक था। एग्जामिनेशन में बेसिकली मैंने आपको इसलिए वहां से स्टार्ट की बात, क्योंकि इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और ऐड करना चाह रही थी। हमने बड़ा हर तरह से कह लो, आज हमने समराइज तरीके से किया है। यूवी प्रोलैप्स के ऊपर मेरी बड़ी क्लासेस हैं, अलग अलग है मेरे आप चैनल पे भी जाके देख लो। उसके अंदर अलग अलग केसेस, बड़े लैबोरेटिव डिस्कशन है, पॉप क्यू अलग से है। इसलिए मुझे था कि आज हम सब बहुत सारी सिनेरियोज भी कर लें और छोटा छोटा हर चीज को, इंपॉर्टेंट चीजों को टच कर लें। मैंने ये वाला सिनेरियो स्पेसिफिक इसलिए दिया और इसमें एग्जामिनेशन की बात की, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखो, जब वॉल्ट आएगी ना, देर इज नो यूट्रस। पहली बात तो ये, ऑलवेज रिमेंबर इन योर एग्जामिनेशन दैट देर इज नो यूट्रस, सो डोंट टॉक अबाउट यूट्रस, इट्स वॉल्ट। सो वॉल्ट जब बाहर आएगी ना, वॉल्ट क्या है? वॉल्ट वो छत है, ठीक है, टेंट की वो छत है जो नीचे आ चुकी है। वो इस हद तक नीचे आ चुकी है कि वो टेंट की जो जमीन है उससे भी नीचे आ चुकी है, इतनी ज्यादा नीचे गिर चुकी है टेंट की दीवार ऊपर वाली। अब जब वो आपकी वजाइना की ऊपर की वॉल्ट जब इतनी नीचे आएगी, तो वो इस बार अपने साथ पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना की एपिक्स, यानी पोस्टीरियर फॉर्निक्स के एपिक्स को भी लेके आएगा। और पोस्टीरियर वॉल में क्या है? पोस्टीरियर वॉल के लोअर 2/3 या 1/3 में रेक्टम है, और ऊपर वाले 1/3 में शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। सो वजाइना की जो पूरी वॉल है, उसकी जो पोस्टीरियर वॉल है, उसके लोअर पार्ट में तो रेक्टम है, ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन है। सो जब अपर 1/3 पार्ट ऑफ द वजाइना जब नीचे आएगा, तो वो अपने साथ स्मॉल इंटेस्टाइन को लेके आएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन वाले प्रोलैप्स को क्या कहते हैं? एंटेरोसील। तो जब आप वॉल्ट प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन कर रहे होगे, तो यू हैव टू टॉक अबाउट नॉट ओनली अबाउट द वॉल्ट डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, नॉट ओनली द सिस्टोसील, नॉट ओनली द रेक्टोसील, बट द एंटेरोसील ऑल्सो। क्योंकि इसके मैंने आपको ये बताया, देखो मैं आपको छोटी छोटी टिप्स इसलिए बता रही हूँ जो कि मे बी प्रैक्टिकल, उसमें आप ज्यादा एलैबोरेटिव तरीके से देखो अपने क्लिनिक्स पे या वार्ड्स में, क्योंकि उधर आपके पास टाइम भी होता है, आपका दिमाग भी चल रहा होता है, एक एग्जाम वाला हो रहा नहीं होता। एग्जाम के अंदर अगर आपका कॉन्सेप्ट हो और आपका एग्जामिनेशन में कोई चीज मिस हो गई है, तो वाइवा देते हुए या मैनेज करते हुए आप खुद से भी इमेजिन करके अपने कॉन्सेप्ट से बात कर सकते हो। अगर आपने वॉल्ट प्रोलैप्स में स्पेसिफिकली इंटेरोसील नहीं देखी उस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल, बट यू हैव टू नो कि वॉल्ट प्रोलैप्स के साथ इंटेरोसील ना होना इज इम्पॉसिबल। ठीक है। इसी तरह जब मैंने आपसे कहा कि जो प्रोलैप्स है, देखो जब एग्जाम में आपका अजीब सा हाल हुआ होता है, हाथ पांव कांप रहे होते हैं, कई दफा आप डिग्री ऑफ प्रोलैप्स ही देखना भूल जाते हो। अगर डिग्री ऑफ प्रोलैप्स ही रह गया, कुछ नहीं देखा, बोल दो सेकंड डिग्री, क्योंकि सेकंड डिग्री के अलावा कुछ होना ही नहीं है। फर्स्ट डिग्री वाली पेशेंट्स प्रेजेंट ही नहीं करती हैं हॉस्पिटल में। अगर वो हॉस्पिटल में प्रेजेंट भी कर रही हैं, तो दे डोंट नीड टू बी एडमिटेड इन द वार्ड। और अगर वार्ड में भी एडमिटेड है, तो दे आर नॉट सेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो पेशेंट भेजे ना जिसका प्रोलैप्स नजर भी आ रहा है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि प्रेसिडेंशिया जो है वो रेयरली होता है, मतलब इट हैपेंस रेयरली। यू डोंट रियली सी टू मेनी पेशेंट्स विद प्रेसिडेंशिया। सो वट एवर यू विल फाइंड इन एग्जाम, यू विल हैव सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स। अगर आप प्रोलैप्स देखना भूल गए हो डिग्री, बोल दो सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स। बट सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स के साथ सिस्टोसील की समझ नहीं आ रही, बोल दो मॉडरेट सिस्टोसील, रेक्टोसील प्रेजेंट। डिग्री ऑफ सिस्टोसील माइल्ड, मॉडरेट, सेवेयर भी सब्जेक्टिव फाइंडिंग है, उसकी भी कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट या कोई तरीका नहीं है उस चीज को भी डायग्नोस करने का। ठीक है। तो वो सब्जेक्टिवली आप बोल दो सेकेंड मॉडरेट सिस्टोसील, रेक्टोसील प्रेजेंट। वॉल्ट है, वॉल्ट के अंदर हमेशा टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ वॉल्ट प्रोलैप्स, वो आपको पता है डेफिनेशन से भी कि किस तरह कितनी डिग्री क्या है। उसके बाद एंटीरियर में ऑब्वियसली सिस्टोसील हैज टू बी देयर, पिछली दीवार भी बाहर आएगी, रेक्टोसील भी होगी और एंटेरोसील भी होगी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब बात आ जाती है, वी हैव नेवर सीन इन आवर लाइव्स वार्ड के अंदर भी कोई इंटेरोसील रिपेयर होते। इंटेरोसील रिपेयर एक इंटायरली डिफरेंट प्रोसीजर है, वो एक और ही तरह की चीज है।
वो वैसा नहीं है जैसे रेक्टोसील के अंदर पूरे पोस्टीरियर पेरिनियोरेफी आप कर देते हो और या इंटीरियर रिपेयर कर देते हो। एंटेरोसील के अंदर तो आपने पूरा पेरिटोनियम खोल के इंटेस्टाइन को रिड्यूस करके पेरिटोनियम को दोबारा रिपेयर करके फिर क्लोज करते हो, वो हम लोग नहीं करते। उसकी वजह ये है कि वॉल्व प्रोलैप्स के अंदर इफ यू आर परफॉर्मिंग अ सपोर्टिव प्रोसीजर लाइक सेक्रोकॉल्पोपेक्सी, तो उसके अंदर आप क्योंकि वही चीज है, जब आप छत वापस ले गए हो, बलून का जो इंडेंटेशन थी जब आप वापस लेके गए हो, तो वो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स को खुद ब खुद ही ले जाएगा। तो उस तरीके से होता है। हाँ, जो सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन है, सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन के अंदर आपको जरूरत पड़ जाती है एंटीरियर और पोस्टीरियर रिपेयर की, ठीक है ना। जी क्योंकि मैडम। सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन के अंदर आप वॉल्व को ले जाकर एक जगह पर सपोर्ट कर देते हो, लेकिन उसके अंदर कई दफा एंटीरियर पोस्टीरियर कंप्लीटली रिपेयर नहीं होती है, और वो एक साइड से आप उसको सपोर्ट तो कर देते हो, लेकिन उसके अंदर अलग से एंटेरोसील रिपेयर की भी जरूरत नहीं पड़ती। और एट टाइम्स अगर आप उसको प्रॉपर वो कर रहे हो तो रेक्टोसील भी कई दफा उसमें रिपेयर हो जाती है। लेकिन इसके अंदर आप लेकिन आप एक चीज बस याद रख लो कि आपने सिर्फ वीएच के साथ एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर बोलनी है। आपने सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन या सेक्रोकॉल्पोपेक्सी के साथ एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर बेशक ना बोलो, ठीक है। जी मैडम। हाँ मैडम, अनमेरिड की आप भी यूवी प्रोलैप्स की मैनेजमेंट बता दें, अगर अनमेरिड है कोई फीमेल ना। देखो अनमैरिड के अंदर तो डेफिनेटली शी हैज फर्टिलिटी कंसर्न्स एंड शी हैज टू कंजर्व हर यूट्रस, तो उसके अंदर तो आप पैसरी रखोगे। और अगर नहीं तो उसके अंदर सपोर्टिव प्रोसीजर है यही वाले जो जिसमें आप पीछे से सेक्रो हिस्टेरोपेक्सी कह रहे हैं। सेक्रोहिस्टेरोपेक्सी। जी। स्लिंग प्रोसीजर्स भी इतने बुरे नहीं होते, अगर आपके डिपार्टमेंट में स्लिंग परफॉर्म किया जाता है तो आप स्लिंग भी बोल सकते हो, जिसके अंदर पेशेंट की अपनी रेक्टस शीथ के जरिए जाके वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप स्लिंग का भी जिक्र कर सकते हो। मैम अनमैरिड में तो सर्वाइकल इलोंगेशन का ज्यादा वो प्रॉब्लम होती है ना। नॉट नेसेसरीली, सर्वाइकल एलोंगेशन बहुत रेयरली होती है। मैंने आपसे कहा कि मैनचेस्टर रिपेयर बहुत ज्यादा इसको प्रमोट नहीं किया जाता, हालांकि प्रोसीजर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सर्वाइकल एलोंगेशन के अंदर भी अगर सपोर्टिव प्रोसीजर बोल दो तो भी काम चल जाता है। मैम वॉल्व प्रोलैप्स के बाद भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर उसमें वॉल्व प्रोलैप्स तो खुद कॉम्प्लिकेशन है ना। हाँ, नहीं, वॉल्व उसके देखो बाद जो अगर हम सेक्रोकॉल्पोपेक्सी है ना, इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, इट्स मोर देन 97% सक्सेसफुल। एक चीज, हाँ, कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, मेश की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन वो भी रेयरली है अगर आपका प्रोसीजर ठीक परफॉर्म हुआ है, स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखा है। आरसीओजी बहुत मेश को डिस्करेज अप करती है कंसिडरिंग द लीगैलिटीज एंड द कॉम्प्लिकेशंस, बट अदरवाइज इट्स वेरी सक्सेसफुल, यू नो वी परफॉर्म इट एंड वी थिंक दैट इट्स वेरी सक्सेसफुल इफ इट इज परफॉर्म्ड करेक्टली और आप उसे फॉलो अप में रखो। लेकिन ये है कि उसके अलावा रिकरेंस ऑफ प्रोलैप्स आफ्टर सेक्रोकॉल्पोपेक्सी इज वेरी वेरी रेयर, ठीक है। मैनचेस्टर के बाद सपोर्टिव प्रोसीजर्स के बाद मोड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन ही है। बल्कि आपकी देखो कि जो अनमैरिड हो या फिर जो मैरिड है जिसमें फर्टिलिटी कंसर्न्स हैं, अगर आप सिर्फ पैसरी रख दो ना, तो पेशेंट की फर्टिलिटी रेट और प्रेगनेंसी रेट बहुत बढ़ जाता है। दे गेट प्रेग्नेंट वेरी सून, समटाइम्स दिस प्रोलैप्स इटसेल्फ इज कॉजिंग सब फर्टिलिटी कंसिडरिंग डिस्पारोनिया। मैडम, मेरा एक और क्वेश्चन था कि अगर पेशेंट हमारे पास 3rd डिग्री या 2nd डिग्री यूवी प्रोलैप्स के साथ आई है और उस पर उसका अल्सर भी है, हाँ, अब हम अपने वार्ड्स में तो हम जनरली हम पैकिंग करते थे उसकी, तो क्या हम उस वक्त उसको रिंग पेसरी रख सकते हैं फॉर द नहीं, हीलिंग ऑफ द ये अल्सर? मैंने आपको करेक्ट करना था, सॉरी। आपने अपने मैनेजमेंट में बोला था कि यूटीआई तो मैं सिरिंज पैसरी रख के यूटीआई ट्रीट करूंगी। देखो रिंग पैसरी से बेहतर है पैकिंग ना, एक तो सस्ती भी है, दूसरा लेस इंटरवेंशन है। एक पैसरी पूरी पहले मंगाओगे, उसका साइज मेजर करोगे, उसका साइज ही पूरा नहीं आ रहा, पैसरी रखी है वो निकल गई है, एक यूटीआई की खातिर, हालांकि आपने उसको तो ट्रीट करना ही है। फॉर एग्जाम्पल आपने उसकी स्टेक्टमी करनी है पेशेंट की, तो चाहे अल्सर है या फिर उसका यूटीआई है, वार्ड में आप उसकी पैकिंग करो और उसके बाद उसको ट्रीट करो। फिर पैसरी का हिट एंड ट्रायल क्यों कर रहे हो? पैसरी तो तब जब आपने ट्रीटमेंट के लिए पैसरी यूज करनी है। क्योंकि मैडम अगर मैंने उसका अल्सर है, उस अल्सर की हीलिंग के लिए आई हैव टू एडमिट द पेशेंट। अब मैं ठीक है, एडमिट करके उसका अल्सर हील करने के बाद फिर मैं उसको अपनी इलेक्टिव लिस्ट पे पुट करूंगी। हो सकता है कि ठीक है। मेरी लिस्ट की बारी 7 दिन के बाद आए, तो
अगर तो मैं कोई उसको नहीं, रिंग पेस्ट्री रख के 7 घर डेज भेज दूं, क्यों? तो आप पैसेरी नहीं नहीं, तो आप उसकी पैकिंग करके घर भेज दो, घर से सुबह शाम आके पैकिंग चेंज करवाए। वार्ड अच्छा में ठीक पैकिंग के है। लिए रखने की क्या जरूरत है? हम्म, पैकिंग इज अगेन बेटर देन पैसरी। एक चीज, पैसरी से घर जाके रिटेंशन हो जाए, फिर दौड़ी दौड़ी आए, डर के मारे, डर से बुरा हाल, पैसरी घर जाके निकल जाए, फिर भागी भागी ना। पेशेंट की साइकोलॉजिकल स्टेट भी तो देखो ना। पहले इसको एक मसला है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसको सर्जरी का टाइम मिलना है, उससे पहले उसकी कोमोर्बिडिटीज ट्रीट हो रही है, अल्सर हो रहा है ट्रीट, यूटिया ट्रीट हो रहा है, फिर एक नई मुसीबत पैसरी की। घर जाके पैसरी निकल आई है, रिटेंशन हो रही है, वो तो बेचारी पता नहीं कितनी समझेगी मुझे क्या हो गया। आप उसकी पैकिंग करो और सुबह शाम आके वो पैकिंग चेंज करें। सही, ठीक है ठीक मैडम। है ना? पैसरी तो सिर्फ तब जब आपने ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए पैसरी सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैडम। यू ठीक है वेलकम। सो आई थिंक कि जी। आज कुछ क्लियर होगा। और इस लेक्चर को मैं यही एडवाइस करूंगी कि मेरे जो चैनल पे बाकी लेक्चर्स हैं, स्पेशली ये पॉपक्यू क्लासिफिकेशन, उसके अलावा जो यूवी प्रोलैप्स के, उन सब के साथ मिलाकर देखना है, तो इट विल बी योर कंप्लीट टॉपिक इंशाल्लाह। तो उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। मैम नेक्स्ट एब्डोमिनल मैस और पॉप